हेलो फ्रेंड्स, जीव विज्ञान की सीरीज का 7 चैप्टर है पाचन तंत्र। चलिए पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। पाचन विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन। पाचन तंत्र में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे होता है पाचन तंत्र। ये देखिए, हम शुरू से शुरू करते हैं मुख से। मुख, जीभ, ग्रास नली और आगे हम आगे बढ़ते जाएंगे और पाचन तंत्र की क्रिया होती जाएगी। सबसे पहले मुख से शुरू करते हैं। मुख में क्या पाया जाता है? लार। इसमें कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन या फिर लारीय एमाइलेज। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। और जीभ, ये भी पाचन तंत्र का हिस्सा है। ग्रास नली, ग्रास नली ये भोजन को आमाशय तक ले जाता है। क्या करता है? भोजन को आमाशय तक ले जाता है। आगे चलते हैं हम। और आमाशय, आमाशय में HCl मुक्त होता है और पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन नामक एंजाइम करता है। HCl भी बहुत ही पाचन तंत्र के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। HCl एसिड जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है पाचन के लिए। पित्ताशय, पित्ताशय में पित्त का भंडारण रहता है और ये वसा का इमल्सीकरण करता है। ये वसा का इमल्सीकरण करता है। यकृत, आगे चलते हैं, हम यकृत के बारे में पढ़ते हैं। जो यकृत होता है ये पित्त का उत्पादन करता है। इसमें ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया होती है। ये यूरिया का संश्लेषण करता है और अल्कोहल का निराविशन करता है। आगे चलते हैं हम अग्न्याशय के बारे में पढ़ते हैं। अग्न्याशय, जो अग्न्याशय है ये अग्न्याशी रस उत्पादित करता है। और जो बड़ी आंत है इसमें जल का अवशोषण होता है। छोटी आंत में ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है और पचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण करता है। अपेंडिक्स, ये अवशोषी अंग परिशेषिका है। गुदा, गुदा के द्वारा मल परित्याग किया जाता है। एक एक चीज को अभी हम इन जितने भी ग्लैंड हमने पढ़ी है उसको विस्तार से पढ़ते हैं। चलिए, यकृत, यकृत के बारे में पढ़ते हैं हम। जो यकृत है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका भार लगभग 1.5 किलो होता है, 1.5 kg होता है। और इसकी प्रमुख क्रियाओं के बारे में पढ़ लेते हैं हम। ये पित्त का उत्पादन करता है, रक्त में अमीनो अम्ल का विनियमन करता है, यूरिया का संश्लेषण करता है, ग्लाइकोजेनेसिस करता है और हिपैरिन व फाइब्रिनोजन प्रोटीन का उत्पादन करता है और शरीर का ताप बनाए रखने में सहायक होता है। आगे हम पित्ताशय गाल ब्लैडर के को विस्तार से पढ़ते हैं। जो गाल ब्लैडर होता है ये पित्त का भंडारण है। लगभग प्रतिदिन 800 से 1000 मिलीलीटर पित्त का उत्पादन करता है। ये पित्त का स्रावण करता है, वसा का पायसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन, लिपिड्स के पाचन व अवशोषण में सहायक होता है। और जो पित्त होता है वो क्षारीय होता है क्योंकि इसकी pH वैल्यू 7.7 होती है। 7 pH वैल्यू वो होती है, अगर 7 है तो उदासीन है, अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है, अगर 7 से कम है तो अम्लीय है। पित्त का रंग पीला और हरा होता है और इसमें बिलिरुबिन की अधिकता पाई जाती है जिससे पीलिया होता है। क्या होता है? पीलिया। आगे चलते हैं हम लार का संगठन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लार का संगठन। लार का संगठन कैसे होता है? तो लार के संगठन में म्यूकस पाया जाता है जो लुब्रिकेट होता है। क्षारीय एमाइलेज इसमें
टाइलिन नामक एमाइलेज पाया जाता है जो स्टार्च का पाचन करता है। इसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणुओं का नाश करता है। और इसमें लिंगुअल लाइपेज पाया जाता है जो वसा का पाचन करता है। और इसमें पोटेशियम, क्लोरीन और सोडियम ये इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं जो खाने में नमी बनाए रखते हैं। क्या करते हैं? खाने में नमी बनाए रखते हैं। आगे चलते हैं, हम जठर ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं जो आमाशय में पाया जाता है। जठर ग्रंथि जो है वो जठर रस का उत्पादन करता है। ये हल्के पीले रंग का होता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है HCl। और इसमें पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। इसमें श्लेष्मा पाई जाती है जो आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करती है। रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और कैसिनोजन जो दूध में पाया जाता है, कैसीन। आगे चलते हैं, हम लैंगरहैंस की दीपिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं उसकी खोज लैंगरहैंस ने की थी। ये अग्न्याशय के एक भाग है। इसमें इंसुलिन, ग्लूकागॉन एवं सोमैटोस्टेनिन हार्मोन का स्राव होता है। आगे चलते हैं, हम अग्न्याशय के बारे में पढ़ते हैं। अग्न्याशय को जान लेते हैं। पैनक्रियास ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये मिश्रित ग्रंथि है। अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। इसमें क्षारीय अग्न्यासी रस का स्राव होता है जो पूर्ण पाचक रस होते हैं। ये वो एंजाइम है जो हमारे पाचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हमारा पाचन संभव हो पाता है। जो जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, ये अक्रियाशील ट्रिप्सिन होता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ना जिससे भोजन का पाचन हो सके। अग्न्यासी लाइपेज पाया जाता है जो वसा का पाचन करता है। अग्न्यासी एमाइलेज पाया जाता है जो स्टार्च का पाचन करता है। ये सब अग्न्याशय में पाए जाते हैं। छोटी आंत के बारे में हम पढ़ लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ये 3 भागों में बटा होता है, ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र। और ये अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है जो 6 से 7 मीटर की होती है। इसका कार्य भोजन का अंतिम रूप से पाचन एवं अवशोषण होता है। छोटी आंत, इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, उनके बारे में देख लेते हैं हम। एरेप्सिन जो है वो पेप्टोन्स का पाचन करता है और अमीनो अम्ल का। जो माल्टोज है वो पहले माल्टोज में बदलता है फिर ग्लूकोज में। लैक्टेज है जो वो लैक्टोज में फिर ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में, जिससे सही से पाचन हो पाता है। और जो लाइपेज है ये इमल्सिफाइड का पाचन करता है फिर फैटी एसिड का। सुक्रेज ये सुक्रोज एवं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विखंडित होता है और पाचन करता है। आगे चलते हैं, हम बड़ी आंत के बारे में पढ़ लेते हैं। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। जो बड़ी आंत है ये 3 भागों में विभाजित होता है, सीकम, कोलन और मलाशय। सीकम, कोलन और मलाशय। इसका कार्य जल का अवशोषण होता है। क्या होता है? जल का अवशोषण। ये बड़ी आंत का काम है। और आगे चलते हैं, हम अपेंडिक्स के बारे में पढ़ते हैं। जो अपेंडिक्स है इसका दूसरा नाम कृमिरूप परिशेषिका है। क्या है? कृमिरूप परिशेषिका। ये अवशेषीय अंग का उदाहरण है और ये बृहदांत्र के सीकम से जुड़ा हुआ होता है। किससे? बृहदांत्र के सीकम से जुड़ा हुआ होता है। आगे चलते हैं, हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। जैसे ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने वाले एंजाइम का क्या नाम है? जाइमेज। क्या नाम है? जाइमेज। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक प्रोटीन होते हैं। दूध को पचाने वाले एंजाइम का क्या नाम है? रेनिन। क्या नाम है? रेनिन। और परीक्षा की दृष्टि से आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे लार में जल की मात्रा कितनी होती है? 99.5% होती है। प्रतिदिन लार का औसतन स्राव कितना होता है? औसतन 1 से 1.5 लीटर होता है। कितना? 1 से 1.5 लीटर। बस आज के लिए इतना ही है।
नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर आएंगे चैप्टर 8 विटामिनों पोषण। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।